हेलो छात्रों। जैसा कि आपका कक्षा 9 जो विज्ञान की पहले चैप्टर हम चले थे, तो उसमें पहले चैप्टर में जो हमारे आसपास के पदार्थ थे उसका पार्ट 2 आज चलेगा। पार्ट 2 में पहला पॉइंट है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। आप देख रहे होंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। जल एक पदार्थ है, यानी कि जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। आपने देखा होगा जल को अगर ठोस की अवस्था में हमें देखना है तो यानी कि जल को फ्रिज में रख दीजिएगा तो बर्फ बन जाएगा, और जल ऑलरेडी एक द्रव अवस्था में ही है। और गैस की हम बात करें, जल को जब हम उबालने लगते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि तापमान परिवर्तन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो तापमान पर ठोस पिघलकर, जो तापमान पर जो है आपका ठोस जो है पिघलकर द्रव बन जाता है, यह इसका गलनांक कहलाता है। दूसरा, अगर तापमान की जो माप है उसको हम केल्विन से सेल्सियस, तापमान को मापते किसमें, केल्विन या सेल्सियस में मापते हैं। तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं। केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि केल्विन से 273 घटाना पड़ेगा और डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा, यानी कि सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 273 जोड़ना पड़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो जाएगा। तो ये था आपका जो है केल्विन से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से केल्विन में बदलना। प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका, प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो प्रसुप्त ऊष्मा हो गया। उसके बाद है क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक किसे कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जैसे जल है, जल उबलने लग जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो यानी कि उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। जल के लिए तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में लेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में आपका आ जाएगा। तो छात्रों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन के प्रभाव में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हालांकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वही मैं आपको बताऊंगा। दाब परिवर्तन के प्रभाव की हम बात करें तो घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण, घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर संग्रहित तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। दाब का जो एसआई मात्रक है उसे पास्कल कहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। छात्रों, वायुमंडल में वायुमंडल में जो वायु का दाब होता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडल में वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। समुद्र की सतह पर जो वायुमंडलीय दाब हो 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य दाब किसे कहते हैं, तो समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य दाब कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये पार्ट 2 था हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसी में चलेंगे, वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो वाष्पीकरण होता क्या है, यानी कि उसके बारे में हम
चर्चा करेंगे। वाष्पीकरण देखिए सिंपल से अगर हम बात करें एक लाइन में, तो द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण यानी कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो जाना। जैसे जल है, जल को हमने गर्म किया, गर्म होने के बाद पूरा जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में आपके जो है कपड़े सुखाने डाल दिए जाते हैं, तो यानी उनसे जो एकदम कपड़े आपके सूख जाते हैं, जो कपड़ों में नमी है या पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो यही आपका क्या है, द्रव का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। मेरे छात्रों, अगला इसका जो पार्ट 3 है हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।